नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। हर रोज की तरह मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं देश दिन भर। सबसे पहले आपको बता दें वो खबरें जो आज चर्चा में छाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंपे हैं और सोमवार से सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। सवाल यह है कि क्या आखिरकार अब व्यापम का सच सामने आएगा। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से आम आदमी पार्टी की विधायक और डेप्यूटी स्पीकर वंदना कुमारी के पति पर एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दाखिले के लिए धमकाने का आरोप लगाया। हालांकि विधायक और उनके पति ने इन आरोपों से इनकार किया है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक मुश्किल में है। दिल्ली की कोंडली से विधायक मनोज कुमार को दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ललित मोदी विवाद को लेकर चर्चा में रही वसुंधरा अब संघ के कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। जयपुर में सुबह 9 से 11 बजे तक संघ की मंदिर बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े संगठनों ने मंदिर तोड़ने के विरोध में चक्का जाम कर दिया। उधर नासिक में 3 साल की एक बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई और फिर भी सही सलामत बच गई। वहां मौजूद लोगों के लिए ये पूरी जो घटनाक्रम था एक चमत्कार से कम नहीं था। और देश भर में बारिश हो रही है। जम्मू में आसमानी आफत से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। सैलाब अपने साथ सामान और गाड़ियां बहा कर ले गया है। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी की एक और विधायक की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों को ही बैकफुट पर ला दिया है। दिल्ली के कोंडली इलाके के विधायक मनोज कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक जाली कागजातों के आधार पर एक प्लॉट बेच दिया। एपी और दिल्ली सरकार की परेशानी इसलिए भी बढ़ी हुई है कि उनके करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के खिलाफ किसी न किसी थाने में मुकदमा दर्ज है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार के घर गुरुवार की दोपहर अचानक दिल्ली पुलिस के लोग आ धमके। दिल्ली पुलिस उन्हें पूछताछ के नाम पर अपने साथ लेकर गई। पूछताछ के लिए पुलिस विधायक मनोज कुमार को फर्स्ट बाजार थाने लेकर पहुंची और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में मनोज कुमार ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये एक पुराना मामला है जिसमें इनको जो है इनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहा है, तो उसके बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये पॉलिटिकल है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं इलेक्ट हो गया था उसके बाद किसी ने जो मेरे साथ कभी काम किया था उसने किसी के साथ फ्रॉड किया हुआ था। उस व्यक्ति ने मेरे नाम भी डाल के उनमें इन्वॉल्व करके ये सारा का सारा फर्जी बनाया हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी एपी विधायक को करकरडुमा अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए मनोज कुमार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फरवरी 2014 की कंप्लेंट है और उसमें आज डिटेन और अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। तो सामान्य तौर पे किसी को भी ये समझ में आ सकता है कि इसके पीछे पुलिस की मंशा क्या है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी के अलावा दिल्ली विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर वंदना कुमारी के पति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने दाखिले के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल ने ऑडियो और वीडियो क्लिप के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के शालीमार बाग के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रूम में हल्के गुलाबी रंग की शर्ट पहने ये सज्जन हैं दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष वंदना कुमारी के पति सज्जन कुमार। स्कूल के प्रिंसिपल रणजीत कुमार का आरोप है कि इलाके के एक बच्चे के दाखिले को लेकर सज्जन कुमार ने न सिर्फ उन पर जबरन दबाव बनाया बल्कि पहले फोन पर और उसके बाद स्कूल में आकर उन्हें धमकाया। प्रिंसिपल का आरोप है कि उन्होंने सज्जन कुमार के धमकी भरे फोन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया और जब विधानसभा उपाध्यक्ष के पति ने अपने लोगों के साथ प्रिंसिपल के कमरे में उन्हें धमकाया तो उन्होंने उसका भी स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। मैं सज्जन बोल रहा हूँ शालीमार एमएलए ऑफिस से। हाँ जी, सज्जन बोल रहा हूँ शालीमार बाग एमएलए ऑफिस से। हाँ जी सर, यहाँ के रंजीत मिश्रा गया था एडमिशन के लिए। निखिल मिश्रा है जी, निखिल मिश्रा गया था शालीमार गाँव से एडमिशन के लिए। आपने बुलाया था 7 तारीख को, उसको लेटर भी दिया गया था। फिर बाद में उसको यहाँ के बात करिए प्लीज, यहाँ के बात करिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है प्लीज। मैं आपसे आऊँगा वहाँ बात करने के लिए। मैं आऊँगा आपसे बात करने के लिए। आप मेरा डायरेक्टर लग रहे हैं। तो हुई आपका ऐसा आप उनके डायरेक्टर होंगे, मेरे नहीं है। प्लीज यहाँ जिसको बात करनी है यहाँ आके बात करें। हालांकि स्थानीय विधायक वंदना कुमारी और उनके पति ने प्रिंसिपल पर ही बदतमीजी करने और पैसे लेकर एडमिशन करने का आरोप लगाया। हमने कहा ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वंदना कुमारी का हस्बैंड बोल रहा हूँ और वंदना जी डिप्टी स्पीकर जो हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं और एडमिशन के सिलसिले में। तो वो बोले कौन होती है वंदना कुमारी, कौन डिप्टी स्पीकर होता है, हमारा कोई बॉस लगी है क्या, है ना, जिसका होगा मैं नहीं लूँगा।
हमारे देश के नेता और उनके परिवार वाले शायद दूसरों के साथ बदतमीजी करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े सभी केस आज सीबीआई को सौंप दिए। घोटाले के साथ ही इस केस से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंपी गई है। 24 जुलाई को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि वो इस जांच की निगरानी करे या नहीं। क्या अब सामने आएगा मध्य प्रदेश के खूनी व्यापम घोटाले का सच? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ साफ कह दिया कि व्यापम के सभी मामलों की जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट को झाड़ लगाते हुए कहा कि आप खुद सीबीआई जांच का आदेश दे सकते थे, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये डाल दी। In the Supreme Court, when the matter was called out, I said on behalf of the state and the Chief Minister that please send the matter to CBI, and according to us, we have nothing to hide. So let the CBI investigate. How does it matter whether CBI investigates or a police team under the control of the High Court investigates? Therefore, it doesn't matter to us at all. इस मामले पर 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि अब वो इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करे, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत बड़ा घोटाला है, वैसे तो इसमें तो कोई बात नहीं, और ये तो अपने अपने सोचने का एंगल है, किस एंगल से कौन क्या सोचना चाहता है उस हिसाब से होगा। उधर व्यापम घोटाले पर ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल नरेश यादव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब केंद्र सरकार में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल पर कुछ फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। एमपी के गवर्नर राम नरेश यादव को भी अदालत ने नोटिस जारी किया है, जिस पर उन्हें 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यपाल राम नरेश यादव को उनके पद से हटाने का मन बना लिया है। हालांकि आखिरी फैसला पीएम मोदी के देश लौटने के बाद ही किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं गवर्नर को, और उनका पक्ष सुनने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे निर्णय लेगा। एसटीएफ ने हाई कोर्ट में ये दलील दी थी कि हम एफआईआर कर सकते हैं, और एफआईआर करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान अभी पेश नहीं करेंगे जब तक वो पद पर बने हैं। बता दें कि राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम भी व्यापम घोटाले में आया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत नहीं दी थी। उनके बेटे शैलेश पर घूस लेने का आरोप है। शैलेश की मौत हो चुकी है। तो व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां सीबीआई जांच का सेहरा शिवराज ने अपने सर बांधा, वहीं दिग्विजय ने कहा कि अगर ये जांच 2 साल पहले शुरू हो गई होती तो इतने लोगों की जान ना जाती। हमने जो प्रार्थना की उन्होंने एप्रिशिएट भी किया और उन्होंने स्वीकार भी किया। अब ये सारी जांच सीबीआई करेगी। मेरा आग्रह है सीबीआई से भी कि जल्दी से जल्दी ये जांच प्रारंभ हो, ताकि सारा सच पूरे देश के सामने आ सके। यही सद्बुद्धि अगर 2 साल पहले आ गई होती तो आज उनको ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल का कहना है कि प्रधानमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? खबर राजस्थान से, जहां आस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएसएस में ठन गई है। जयपुर में मंदिरों को तोड़ने के विरोध में आरएसएस, वीएचपी समेत करीब 50 संगठनों ने आज 2 घंटे जयपुर में चक्का जाम किया। बीजेपी के कई नेता और विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य सरकार संघ के इस चक्का जाम के बारे में कुछ भी कहने से बचती रही।
राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के सामने पहली बार अपनों की यो चुनौती गूंज रही है। जयपुर में मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आरएसएस के स्वयं सेवकों और धार्मिक संगठनों ने चक्का जाम किया। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर संघ खुलकर सामने आ गया है। इनकी मांग है कि जयपुर में मेट्रो निर्माण के दौरान जो मंदिर हटाए गए उन्हें वापस स्थापित किया जाए और जिन अधिकारियों ने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। संघ तो संगठन का काम करता है और संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक सब काम करेंगे। तो स्वयंसेवक को जिन जिन क्षेत्र में दिया था वो जाकर में संपर्क किया, अब जब नहीं माना तो ये सारा झेलना पड़ा निर्णय। बीजेपी के 3 विधायक भी इस चक्का जाम में शामिल हुए। जयपुर में चांद पोल से बड़ी चौपट तक अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टनल रूट तैयार किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस रूट समेत शहर के प्राचीन और ऐतिहासिक 86 मंदिरों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर 1.5 साल से टूट रहे थे, संघ अब तक चुप क्यों रहा। और अब नासिक से एक ऐसी अविश्वसनीय खबर जो उस कहावत को सच साबित करती है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। महाराष्ट्र के नासिक में एक 3 साल की बच्ची के ऊपर से कार गुजर गई, लेकिन उस बच्ची को खास नुकसान नहीं हुआ। ये एक चमत्कार ही हो सकता है। यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। 3 साल की जोया खान के ऊपर से गाड़ी गुजर गई, लेकिन वो बाल बाल बच गई। जोया अपने घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली ही थी कि अचानक पीछे से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। बच्ची सड़क पर गिर गई और कार का पहिया उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। नाजुक सी बच्ची के शरीर पर से कार का पहिया गुजरने के बावजूद गंभीर चोट नहीं आई। वहां मौजूद लोगों के लिए ये चमत्कार से कम नहीं था। पेट में थोड़े बहुत जख्मों के चलते उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 18 दिन के इलाज के बाद जोया को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घटना 18 जून की बताई जा रही है। वाकई एक बार को मैं घबरा गई इन तस्वीरों को देखकर। आप देख रहे हैं देश दिन भर। बात करते हैं आसमानी आफत की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते कई नाले उफान पर आ गए हैं। पानी का स्तर बढ़ गया है और शहरों में घुसता जा रहा है। जम्मू के नरवाला इलाके में इतना पानी आया कि दुकान और मकान सब बह गए। यहाँ तक गाड़ियां भी पानी में बह गई। कुदरत जब अपने पर आती है तो उसके सामने इंसान कितना बौना होता है, उसकी ये वानगी है। शहर में भी गलियां बारिश के पानी से इस कदर भरी हुई हैं, मानो कोई बरसाती नदी बह रही हो। रात से जारी बारिश ने जम्मू शहर के कई मोहल्लों में काफी तबाही मचाई है। जम्मू के पहाड़ी इलाके नरवाल में सुबह अचानक इतना पानी आ गया कि कई दुकानें और मकान भी बहाकर ले गया। किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। हम प्रशासन से और जो हमारे पहले यहाँ के विधायक थे और मिनिस्टर भी रहे, रमन बल्ला जी के पास भी हम गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था इस पुल का, इस नाले का काम जल्दी से जल्दी हम शुरू कराएंगे, मगर आज तक किसी ने भी इस नाले की ओर ध्यान नहीं दिया। दरअसल पानी ज्यादा आने की वजह से नाले ने मोहल्लों की तरफ रुख कर लिया। अब पानी कम होने के बाद लोग अपना सामान ढूंढने में जुट गए हैं। जम्मू के रामबन में भूस्खलन की खबर है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर राजमार्ग भी बंद है। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। पानी भरने से रिहायशी इलाकों और इलाके की मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने बचाव कार्य चलाते हुए पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। वहीं भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अभी 2 और दिन तक भारी बारिश होने की आशंका है। उधर राजस्थान में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। राजस्थान में बारिश मुसीबत बनकर गिरी है और सबसे बुरा हाल है वहां के सीकर का। ये है प्रशासन की पानी निकासी के दामों की हकीकत, जो 2 घंटे की बारिश के साथ बह गए हैं। यहाँ कुछ घंटों की बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं, सड़कों पर सैलाब नजर आने लगता है। मूसलाधार बरसात के बाद सीकर शहर में पानी लबालब भर गया। कई इलाकों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोग खासे परेशान हैं। एक घर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां सो रहे एक मजदूर की मौत हो गई। भारी बरसात के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सीकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए जल भराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। कलेक्टर एलन सोनी ने जोखिम भरे इलाकों में भी खुद जाकर जायजा लिया। वहीं सेना को बुलाने पर भी चर्चा की गई। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। अगर आपको मेडिकल स्टाफ की संवेदनहीनता की इंतहा देखनी है तो हिमाचल के कमला नेहरू अस्पताल जाइए। किसी महिला के लिए मातृत्व सबसे संवेदनशील समय होता है, लेकिन केएनएच प्रशासन इसे लेकर कितना संवेदनहीन है कि एक बेड तक उस महिला को मुहैया नहीं करा पा रहा है। मां और शिशु की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, अस्पताल में जच्चा बच्चा को संक्रमण का खतरा बना हुआ है।
वैसे तो हिमाचल सरकार ने कमला नेहरू अस्पताल को प्रदेश के एकमात्र मातृ शिशु अस्पताल का दर्जा दिया है, लेकिन इस अस्पताल में इलाज कराने आई महिलाओं को एक बिस्तर तक नसीब नहीं हो पा रहा। अस्पताल में रोजाना 300 के करीब महिला मरीज आती हैं, लेकिन जबकि बेड की संख्या सिर्फ 174 है। इस वजह से 2 गर्भवती महिलाओं को एक बिस्तर पर गुजारा करना पड़ रहा है। बता दें कि 2 गर्भवती महिलाओं के एक बिस्तर पर रहने से संक्रमण फैलने का पूरा खतरा रहता है। नवजात बच्चों में तो संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा है। वहीं अस्पताल प्रशासन इस मामले पर अपनी मजबूरी बयान कर रहा है। एक बेड पर ये दोनों महिलाएं बच्चों के साथ अपने भाग्य को कोस रही होंगी कि क्या यही है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा मातृ शिशु अस्पताल। एसिड अटैक एक ऐसा हमला जो एक महिला के सिर्फ शरीर को नहीं झुलसाता, उसकी रूह तक को झुलसा देता है। जख्म शायद फिर भी भर जाएं, लेकिन यादें सारी जिंदगी तड़पाती रहती हैं। महिलाओं को विशेष सुरक्षा दिए जाने के तमाम दावों और वादों के बीच महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मुरादाबाद में हुई एक सनसनीखेज वारदात में 2 छात्राओं को एसिड अटैक का निशाना बनाया गया। न रंजिश न झगड़ा, लेकिन फिर भी किया एसिड अटैक। घटना मुरादाबाद के रायपुर डिलारा गांव की, जहां 2 छात्राएं एसिड अटैक में बुरी तरह झुलस गईं। दरअसल ये दोनों लड़कियां कोचिंग सेंटर से ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। पीड़ित लड़कियों के मुताबिक दोनों घर वापसी के लिए एक डीसीएम में सवार हो गईं, और जब वो गाड़ी से उतर रही थी तब डीसीएम के ड्राइवर ने उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद आरोपी ड्राइवर खुद थाने पहुंच गया और खुद पर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बता रहा है। तो इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें मुकदमा भी कायम करेंगे और जैसी सच्चाई होगी उसे कार्रवाई करेंगे। जहां तक लड़कियों का सवाल है उसमें बहुत बूंद पड़ा है, ज़्यादा कोई खतरे की बात या ज़्यादा उनको नुकसानदेह बात नहीं। हमारे समाज के लिए कलंक है एसिड अटैक। देश दिन भर में अभी मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद मिलूंगी आपसे स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अजीम दानवीर की।